हाँ विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का तीसरा पाठ पथिक का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो अध्ययन की श्रृंखला में सबसे पहले हम कवि का परिचय, पाठ परिचय, पाठ का सारांश, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के दो तत्व होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष में रस, छंद, अलंकार, शब्द योजना आदि, भाव पक्ष में भावार्थ होता है। तो सर्वप्रथम हम कवि का परिचय देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विधिवत नहीं हुई थी। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम है। इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की तथा हजारों ग्राम गीतों का संकलन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1962 में 1962 में। इनकी प्रमुख रचनाएं खंडकाव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम गीत का इन्होंने संपादन किया। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता की आलोचना। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने समय में समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तित्व प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को विशेष स्थान दिया। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इस प्रकार की इन्होंने काव्य रचनाएं की। कविता कौमुदी संकलन में इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। ग्राम गीतों के संकलन से इन्होंने लोक साहित्य का संरक्षण किया है। हिंदी में ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचना की। ये हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी का एक संक्षिप्त परिचय है। अब पाठ का परिचय देखिए। पथिक कविता में दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। यहां वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा व्रत लेता है, राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक अपने सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। यह जो पथिक है, ये पथिक खंड काव्य का एक अंश है। आपकी कविता में पथिक खंड काव्य का एक अंश। इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया है। एक कविता का पाठ का सार। पथिक सागर के किनारे खड़ा है। वह आसमान में मेघमाला और नीले नीले समुद्र को देखकर बादलों में बैठकर विचरण करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। वह लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। समुद्र तल से आते हुए सूरज को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो सूर्य की किरणों ने लक्ष्मी को लाने के लिए सोने की सड़क बना दी। वह सागर की मजबूत, भयहीन और धीर गर्जनाओं पर मुग्ध है तथा असीम आनंद पाता है।
चंद्रमा के उदय के बाद आकाश में तारे छिटक जाते हैं और कवि उस सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी से वृक्ष अलंकृत हो जाते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, फूल महक उठते हैं तथा बादल बरसने लगते हैं। पथिक भी भावुक होकर आंसू बहाने लगता है। पथिक लहर, समुद्र, तट, पत्ते, वृक्ष, पहाड़ आदि सबको पाकर सुख व आनंद का जीवन जीना चाहता है। ये कविता का अब काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष। सबसे पहले भाव पहली प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। प्रस्तुत कविता में पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता सा प्रतीत हो रहा है। रंग बिरंगा निराला रूप बना करके ये वारिद माला यानी बादलों की जो श्रृंखला है वो रवि के सम्मुख यानी सूर्य के चारों ओर थिरक रही है। नीले नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला समुद्र है, मनोहर मन को हरण करने वाला यानी मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नील गगन है, नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वे मेघ यानी बादलों पर बैठकर इस समुद्र और आकाश के बीच में विचरण करे, घूमता फिरता विचरण करता है। पथिक कहता है कि उसके सामने रत्नाकर, रत्नों का आकर यानी कि रत्नों का भंडार समुद्र गर्जन करता है। समुद्र की आवाज ऐसी प्रतीत होती है, लहरों की टकराने की जो आवाज आती है ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो गर्जना कर रही हो। सामने समुद्र गर्जन कर रहा है। मलय पर्वत से आने वाली मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं। हे प्रिय, अपनी प्रियतम को संबोधित करते कहता है कि हे प्रिय, ऐसा मनोहारी दृश्य मेरे मन में उत्साह का संचार करता है। ऐसे मनोहारी दृश्य के कारण मेरे मन में उत्साह का प्रभाव बढ़ जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में भी विशाल महिमा से युक्त जो सागर है, जो समुद्र है, ऐसे विशालकार काय और महिमा युक्त इस समुद्र के कोने कोने में
मैं इसकी लहरों के ऊपर बैठकर जाऊं और पूरे समुद्र का भ्रमण करूं, पूरे समुद्र में विचरण करूं, जी भर के इस समुद्र की कोने कोने का आनंद लूं। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। कला पक्ष में देखते हैं, बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है, नूतन वेश बदल कर रंग बिरंग निराला। ये जो बादल हैं नया वेश बना करके नृत्य कर रहे हैं, रंग बिरंगे। यहां मानवीकरण अलंकार की छटा व्याप्त है। नील नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, अनुप्रास की छटा व्याप्त है। विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर, यहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा व्याप्त है। मुक्त छंद शैली, मुक्त छंद भी एक छंद संबोधन शैली है। संस्कृत शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रवाह है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। सूर्योदय का वर्णन कर रहा है। जब सूर्योदय होता है, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कल्पना करिए ये कहां का समुद्र हो सकता है। बड़ा भारी प्रश्न है ये। हमारा भारतवर्ष 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। जबकि सूर्य निकलने की बात हो रही है तो सूर्य पूर्व में निकलता है, यानी पूरब साइड के जो बंगाल की खाड़ी है वहां से। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहां से भड़कर सुख क्या, कहो यहां से भड़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। निकल रहा जल निधि तल पर, यानी समुद्र के तट पर सतह से सूर्य का अधूरा बिंब निकल रहा है। अभी सूर्योदय हो रहा है, आधा सूर्य पानी के अंदर दबा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और जो आधा निकला हुआ बिंब है, जो छवि है उस सूर्य की, वो कैसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। मन मानो जम जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा व्याप्त है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी। समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। ऐसा लगता है, देखिए 2 कल्पना की गई है यहां पर। मानो लक्ष्मी के मंदिर का कोई कंगूरा चमक रहा हो, सूर्य का बिंब पानी के प्रभाव से ऐसा लग रहा है।
बहती हुई लहरों के साथ जब वो पानी फैलता है, उसकी छवि बिंब फैलती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई सड़क निर्मित कर दी हो। पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए कोई सड़क बना दियो, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क, अति प्यारी सोने की अति प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया हो। रत्नाकर यानी समुद्र ने उस सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। ऐसा निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर, सागर समुद्र निर्भय है, भय रहित है, उसको किसी का डर नहीं, दृढ़ है, गंभीर है। ऐसे भाव के साथ वो सागर निरंतर गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, सुंदर अति सुंदर, एक लहर के बाद दूसरी लहर टकराती है, दूसरी लहर छुपती, इस पर ये दृश्य बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वे अपनी प्रिय से कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिय, तुम अपने हृदय में इस सौंदर्य का अनुभव करो कि बताओ जो यहां सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। ये प्राणी इस असीम सुख जो यहां पर मिल रहा है, क्या कहीं अन्यत्र ऐसे सुख को प्राप्त कर सकता है? क्या अन्य कहीं स्थान पर ऐसा सुख उसको मिल सकता है? अर्थात ऐसे सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए तुम अपने हृदय से अनुभव करो, हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, अपने हृदय से अपने मन से इस सुख को अनुभव करो, इस सौंदर्य का अनुभव करो। इस सौंदर्य का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कवि ने सूर्योदय का अद्भुत वर्णन किया है। जैसे स्वर्ण मार्ग की कल्पना, कवि प्रकृति सौंदर्य व प्रिय प्रेम में प्रकृति को सुंदर मानता है। कमला के कंचन मंदिर का मार्ग का अंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार, जगह जगह अनुप्रास अलंकार की छटा भी व्याप्त है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, अनुप्रास अलंकार। संस्कृत निष्ठखली बोली है, मुक्त छंद है, प्रश्न अलंकार भी है इसमें। यहां प्रश्न अलंकार, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, या प्रश्न अलंकार की छटा व्याप्त है, भाषा प्रवाहमयी है। तीसरी पंक्ति, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। रात्रिकालीन का वर्णन, आधी रात के समय के अंधकार का वर्णन करता है। सूर्योदय का वर्णन था पहले, अब अर्धरात्रि का वर्णन। उसमें ही विमुक्त हो नग में चंद्र विहस देता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पथिक बताता है कि आधी रात को गहरा अंधकार, गंभीर माने गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, यानी सारा संसार अंधकार युक्त हो जाता है अर्धरात्रि में, और आकाश में तारे निकल आते हैं, आकाश की छत तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश मंडल में तारे टिमटिमाने लगते हैं, तारे चमकने लगते हैं।
उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से वहां आता है, मृदु गति से वहां आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनोहर गीत गाता है। उस आकाश गंगा की प्रशंसा के मनोहर गीत गाता है। संसार के स्वामी के इस कार्य से मुग्ध होकर उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। ईश्वर के संसार के स्वामी के इस कृत्य को देख करके उससे मुग्ध होकर के आकाश में चांद भी हंसने लगता है, यानी चांद पूरी तरह से खिल जाता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम में मुग्ध हो जाती है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। वृक्षों पर तरह तरह के पेड़, पत्ते, फूल निकल आते हैं जो उसको, उन वृक्षों को और भी आकर्षक बना देते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी अपनी खुशी नहीं संभाल पाते, वो चहचहाने लगते हैं, मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख के आनंद सांस लेकर महक लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं और चारों ओर फूल भी खिल जाते हैं। फूलों की महक चारों ओर। यहां प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। कवि की कल्पना अद्भुत है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संस्कृत शब्दावली है, जगह जगह अनुप्रास अलंकार, हर्ष संभाल न सकते, सुख सानंद, विमुग्ध विहस देता है, उसमें विमुग्धो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है। ये चौथी कविता। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ। किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी, विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बने इसके, बनूं विश्व की वाणी। जी में है अक्षर बने इसके, बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। वन उपवन यानी बगीचे, जंगल, बगीचे, गिरि माने पहाड़, सानु माने समतल भूमि, कुंज माने कुंज, वनस्पतियों का झुरमुट में मेघ यानी बादल बरसने को अभिभूत है। पथिक प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र, तट और वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं, यानी बादल बरसने लगते हैं। बरसो रे मेघा मेघा बरसो, बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है। नैन नीरज मेरा आत्म प्रलय होता है। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है। नैन नीर झरते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश,
किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली जो कहानी है उसको पढ़ो। वह कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही आकर्षक है। प्रकृति सौंदर्य की ये प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोहर और पवित्र है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कैसी। पथिक चाहता है कि वे इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने, इस संसार की आवाज बने और यहां सदा आनंद का प्रवाह होता रहे। पवित्रता तथा सुख देने वाली शक्ति है। यहां सदा आनंद का प्रवाह होता है, यहां पर पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। यहां प्रेम का राज्य छाया रहता है। ये बहुत सुंदर है। यहां सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य है। प्रकृति प्रेम का उत्कट रूप है। कवि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न आश्चर्यबोधक व भावबोधक शैली है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। मुक्त छंद है। अनुप्रास अलंकार, विश्व विमोहनारी अनुप्रास अलंकार। नैन नीर जड़ते अनुप्रास अलंकार। मधुर मनोहर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। आंसुओं के लिए नैन नीर का सुंदर प्रयोग किया गया है। सुंदर के साथ दो विशेषण परम व अतिशय बहुत प्रभावी है। तो परम और अतिशय, परम सुंदर, अतिशय सुंदर, ये बहुत प्रभावी है। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य रहा। भाव पक्ष, कला पक्ष आपने समझा। इस कविता का अध्ययन करेंगे, इस कविता को पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।